हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में कार्बन के एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझ लिया था। हमने किसके बारे में समझ लिया था बच्चों? कार्बन के एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझ लिया था। नाउ हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं अब कार्बन के फिजिकल प्रॉपर्टी। तो कार्बन के फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं बच्चों। कार्बन का फिजिकल प्रॉपर्टी एक एक करके काफ़ी ईजी है बच्चों, ठीक है। इसमें उतना आपको पढ़ना भी नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन बनते हैं नाइट्रोजन फैमिली से, लेकिन फिर भी आप लोगों को इसको याद रखना चाहिए। ये दोनों आपके क्या होते हैं? नॉन मेटल। ये आपके क्या होंगे बच्चों? मेटलॉइड, ठीक है। और ये आपके क्या होंगे बच्चों? मेटल। तीनों के तीनों आपके कौन से फॉर्म में मिलेंगे बच्चों? सॉलिड फॉर्म में। तीनों के तीनों आपके कौन से फॉर्म में मिलेंगे? सॉलिड फॉर्म में। अगर मैं यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लीड। अगर मैं डाउन टू द ग्रुप जाऊंगा तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों के दोनों आपके क्या होंगे बच्चों? डिक्रीज कर जाएंगे ड्यू टू द यहाँ पर लेस अट्रैक्शन पावर जनरेट होगा, लेस अट्रैक्शन पावर जनरेट होगा। इस चीज को ध्यान रखो। थर्ड, अगर मैं बात करूँ इसके डेंसिटी का, मैं इसमें इतना डेप्थ में नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ से इन सबसे क्वेश्चन बनना इसमें नामुमकिन है। जनरली इसमें डेंसिटी का ऑर्डर आपका अप टू डाउन हो सकता है। जनरली इसमें डेंसिटी का ऑर्डर आपका क्या हो सकता है बच्चों? अप डाउन हो सकता है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर मैं डाउन टू द ग्रुप जाऊंगा तो आपका क्या होगा बच्चों? डाउन टू द ग्रुप जाऊंगा, डेंसिटी बढ़ेगा। डेंसिटी बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन इसमें एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ेगा। और ध्यान रखना कि पीबी आपका काफी डेंस होता है। पीबी आपका सबसे काफी डेंस मेटल होता है। इस चीज को ध्यान रखना, पीबी आपका सबसे ज्यादा डेंस मेटल होता है, ठीक है। इस चीज को अच्छे से ध्यान रखो। फोर्थ पॉइंट, अगर मैं बात करूं यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर की, किसकी बात करूं? ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यह आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज में ही है, लेकिन आप इसको समझो। ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो कार्बन और सिलिकॉन दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां लाई करेगा? मैंने आपको बताया था। एक तो आपका ग्रुप नंबर -8 टू ग्रुप नंबर तक। देखो ग्रुप नंबर कितना है? 4। तो ग्रुप नंबर -8 अगर मैं करूंगा तो क्या होगा बेटा? यहाँ पर आपका -4 होगा। अगर मैं ग्रुप नंबर -8 करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? यहाँ पर आपका होगा बच्चों -4। अगर मैं ग्रुप नंबर -8 करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? -4। तो 8 -4 हो गया और ये आपका 4 हो गया। इस चीज को आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब देखो इसमें जो मैं बात करने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट? इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्या होगा? यहाँ पर कार्बन शो टेट्रावैलेंसी। हाउ इज दिस पॉसिबल? कार्बन शो टेट्रावैलेंसी। कार्बन आपका टेट्रावैलेंसी शो करेगा। क्यों करेगा, कैसे करेगा, वो मैं बताता हूँ। अगर मैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, क्या लिखूंगा बच्चों? ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा कार्बन का, तो क्या आएगा? मैं आउटर मोस्ट शेल का लिख रहा हूँ बच्चों, 2s2 2p2 आएगा। तो यहां पर इस तरीके से बन जाएगा बच्चों। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। बट लेकिन ये वाला आपका क्या होगा? 2s, ये आपका 2p, ये आपका 2p, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि आपको दिख रहा होगा कि ग्राउंड स्टेट, अब मैं एक्साइटेड स्टेट बना देता हूं। अगर मैंने एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहो तो क्या होगा? कार्बन का 2s1 2p3। तो ये एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब देखो यहां पर, अब देखो यहाँ पर 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। ड्यू टू दिस 4, यहाँ पर क्या हो गया? 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पर 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये आपका क्या शो करेगा? टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब 4 बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी। 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा। कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा बच्चों? 4 बॉन्ड यहाँ पर आपका फॉर्म करेगा। इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। मगअप कर सको तो मगअप करना, लेकिन इस चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी की वजह से आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई है बच्चों। अगर ये नहीं होता तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कार्बन ही सबसे बड़ा दिक्कत है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ी है, नहीं तो आप लोग नहीं पढ़ते। तो अब मैं आपको बताता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें। आपको लग रहा होगा कि पहले इलेक्ट्रॉन आपके अनपेयर होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका बॉन्डिंग होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। क्या होता है देखो, सबसे पहले 8
एट ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट, अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बात करूंगा तो 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एट ग्राउंड स्टेट में। 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपके क्या होंगे बच्चों, प्रेजेंट होंगे। ये 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन पहले बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे मतलब क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। और यहां तक इस बात को आप लोग जानते हो कि ए प्लस बी ने आपस में बॉन्ड बनाया तो ए बी बॉन्ड बना, और यहां से आपका हीट इवॉल्व होगा। हीट आपका क्या हुआ बच्चों, इवॉल्व हुआ। तो दिस इज व्हाट, एक्सोथर्मिक फिनोमिना। एक्सोथर्मिक फिनोमिना, ये आपका एक्सोथर्मिक फिनोमिना होगा। अब ये जो हीट रिलीज होगी, दिस हीट या फिर इसको हीट बोलो या एनर्जी, तो यहां पर आपके एनर्जी भी रिलीज होगी। अब देखो बोल दो, दोनों बात एक ही है। अगर मैंने एनर्जी को रिलीज किया तो दिस एनर्जी जी इज यूज्ड फॉर this energy will be used for excitation of 2s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। मतलब क्या हुआ कि पहले ये क्या करेगा, पहले अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बात करूंगा तो ग्राउंड स्टेट में कार्बन कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। पहले यहां पर 2 बॉन्ड बनेंगे, पहले यहां पर आपके 2 बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। अब यहां से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। यही एनर्जी इसको एक्साइटेशन करने के काम में आएगी, तो ये अपने आप क्या बन जाएगा बच्चों, टेट्रावैलेंस। क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर ये टेट्रावैलेंसी। तो यहां पर जो ये 2 थे ए, अब यहां पर 2 और अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गए। अब नाउ ये आपके 2 और से जुड़ जाएंगे। मतलब सिंपल बात ये है कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक फिनोमिना, सो दैट्स व्हाई क्या होगा बच्चों, जो एनर्जी इसमें रिलीज होगी वही एनर्जी आपके काम आएगी किसमें बेटा, 2s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में, और 2s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देगा। तो यहां से मैं कंक्लूजन क्या लिख सकता हूं बच्चों, यहां से कंक्लूजन में लिखता हूं, आपको समझ में आएगा। काफी सिंपल कंसेप्ट से 1-2 बार करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ सकता है, और नीट में तो खास तौर से जेई में भी मल्टीपल ऑप्शन में आपसे पूछ सकता है। तो क्या होगा, हम बोल सकते हैं यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन एंड एक्साइटेशन ऑफ 2s orbital electrons are simultaneously process। मतलब दोनों के दोनों आपके क्या होंगे बच्चों, साइमल्टेनियसली होंगे। मतलब पहले बॉन्ड भी बनेगा तो उसी टाइम बॉन्ड के आपके इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे बच्चों, आपके एक्साइट कर जाएंगे। दोनों आपके क्या होते हैं बच्चों, आपके साइमल्टेनियसली प्रोसेस होंगे, ठीक है। ये तो था आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी वजह से that's why कार्बन शो टेट्रावैलेंसी। इसी वजह से कार्बन आपका टेट्रावैलेंसी शो करता है। ये अक्सर बच्चों यहाँ मिस्टेक करते हैं, आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है जो मैंने डेप्थ में लिया है। अगला ऑक्सीडेशन स्टेट में मैं बोलना चाहूँ इनर्ट पेयर इफेक्ट का क्वेश्चन। अब देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट, अब आप वो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, डाउन टू द ग्रुप जब मैं मूव करूंगा क्या होगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी स्टेबल, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखो। अगर मैंने बोला यहां पर जर्मेनियम से लेता हूं, जर्मेनियम +4 Sn+4 और Pb+4, विच वन इज मोर स्टेबल, दिस वन, ठीक है। क्योंकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब Pb आपका +2 में स्टेबल होगा, क्योंकि डाउन टू द ग्रुप आपका लोअर ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्या होता है बच्चों, आपका स्टेबल होता है, ठीक है। ये हम समझ सकते हैं इजीली, समझ सकते हैं, आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा बच्चों। ये काफी इजी कंसेप्ट है। नाउ अगर मैं बोलना चाहूँ यहाँ पर, अब इसी कंसेप्ट को मैं थोड़ा और वाइड करता हूँ, वाइड रेंज तक लाया जाता हूँ, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि इस कंसेप्ट का एक्चुअली में यूज क्या है, सर ने हमको क्यों पढ़ाया इस कंसेप्ट को, क्यों पढ़ाया, क्या यूज है इसका। तो देखो यहाँ पर अब मैं बोलना चाहूँ कि Pb+2 आपका क्या होता है बच्चों, स्टेबल होता है,
और Pb+4 आपका क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, अब देखो जैसे ही Pb+4 बनेगा वो तो तुरंत आपका 2 इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके Pb+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। ठीक है, रिडक्शन हुआ है तो इसका सबसे पहले ये अपने आप को रिड्यूस करेगा। जब ये अपने आप को रिड्यूस करेगा तो Pb+4 बिहेव एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली एक और क्वेश्चन, जैसे Sn+4 आपका स्टेबल होता है, ठीक है, और Sn+2 आपका अनस्टेबल होता है। अगर जहां पर आपका Sn+2 बन रहा होगा वो तुरंत 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके Sn+4 में कन्वर्ट होगा। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर Sn+2 से Sn+4 आपका क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये आपका क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है। Sn+2 से Sn+4 आपका क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। और ऑक्सीडाइज होने की वजह से ये आपका Sn+2 एक किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और ये दोनों क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में गिवन है, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज क्वेश्चन में गिवन है, आप लोग कर सकते हो वहां से। ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चन में गिवन है तो आप लोग वहां से कर सकते हो इजीली। ठीक है, अब देखो यही चीजें तो आपको समझ में आ गई होगी। नाउ रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड एयर के साथ इसकी रिएक्टिविटी देख लेते हैं। जैसे अगर ई की रिएक्शन, ई का मतलब क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। ई का रिएक्शन अगर मैंने कराया तो EO2 और EO बनाएगा। EO को हम क्या बोलेंगे, मोनोऑक्साइड, और EO2 को हम क्या बोलेंगे, डाइऑक्साइड। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। EO को हम क्या बोलेंगे बच्चों, डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें समझते हैं हम अच्छे से, इसमें कंसेप्चुअली हम अच्छे से समझते हैं कि EO को हम बोलेंगे मोनोऑक्साइड और EO को हम बोलेंगे डाइऑक्साइड। सबसे पहले मैं इसको अलग अलग लेके दे देखता हूँ। यहाँ पर देखो E आपका होगा क्या वो भी मैं बता देता हूँ। E आपके सारे के सारे कार्बन फैमिली के मेंबर होंगे। E आपका होगा क्या, सारे के सारे कार्बन फैमिली के मेंबर होंगे। ठीक है, तो अगर मैं बोल दूं यहाँ पर E हियर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Sn और Pb। ठीक है, तो अगर मैं EO2 की बात करूंगा, जो कंपाउंड आपका EO2 बनाएगा, ये जैसे CO2, SiO2, GeO2, SnO2, PbO2, ये दोनों आपके क्या होंगे, एम्फोटेरिक इन नेचर। आप लोग बचपन से प्लम्बस और पीबी की रिएक्शन कराते तो आपका क्या बनता है हमेशा बच्चों, प्लम्बेट बनता है। बेस और एसिड के साथ, दोनों के साथ रिएक्शन करेगा, उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक इन नेचर। अब देखो यहाँ पर ये तीनों आपके एसिडिक होंगे, ये तीनों आपके क्या होंगे, एसिडिक। लेकिन जैसे ही मैं EO की बात करूंगा तो EO में CO, SiO, GeO, SnO, PbO। ठीक है, ये दोनों आपके क्या होंगे बच्चों, एम्फोटेरिक होंगे। ये दोनों आपके क्या होंगे बच्चों, एसिडिक होंगे। और ध्यान रखना CO आपका क्या होगा, न्यूट्रल। CO आपका क्या होगा, न्यूट्रल। इस पॉइंट को आप लोगों को मगअप करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब SiO जनरली क्या होता है, जनरली अनस्टेबल बट स्टेबल एट हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर, मतलब हायर टेम्परेचर पे ये आपका क्या होगा बच्चों, स्टेबल होगा। तो इस चीज को आपको समझना है, AO2 और EO, कार्बन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड्स के बारे में। ठीक है, ये दोनों मैंने आपको लिखा दिया, रिएक्टिविटी टुवर्ड एयर। अब हम देखते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड वाटर, तो देखते हैं एक एक करके। ठीक है, एक एक करके देखेंगे बच्चों, ज्यादा टफ नहीं समझेंगे। टफ ये चैप्टर है ही नहीं, पहली बात तो ये चैप्टर आपका टफ है ही नहीं। एक बार रीड करोगे अपने आप याद होता जाएगा। बहुत ही साधारण, सिंपल और सबसे इजी चैप्टर में से एक माना गया है बच्चों ये। ठीक है, केमिस्ट्री में सबसे इजी चैप्टर में से एक माना गया। अब देखो रिएक्शन विद वाटर। अब देखो यहाँ पर कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम के रिएक्शन अगर मैं H2O के साथ कराऊंगा तो नो रिएक्शन, या आपका रिएक्शन नहीं करेगा, किसी हाई कंडीशन पर भी रिएक्शन नहीं करेगा, इस चीज को ध्यान रखना। लेकिन अगर मैं Sn की रिएक्शन अगर H2O के साथ कराऊंगा तो SnO4 बना देगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा, क्योंकि ये क्या बच्चों, मेटल। इस चीज को समझो। अगर मैंने Pb की रिएक्शन H2O के साथ कराया तो ये भी आपका क्या देगा, नो रिएक्शन,
क्यों देगा नो रिएक्शन? क्योंकि Pb जब H2O के साथ कराएंगे रिएक्शन तो ये प्रोटेक्टिव लेयर बनाएगा, प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करेगा, प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन कर देगा। और प्रोटेक्टिव लेयर क्या होगा? Pb के सरफेस पे जाके अडियर हो जाएगा, Pb के सरफेस पे जाके क्या हो जाएगा बच्चों? अडियर हो जाएगा। और Pb के सरफेस पे जाके जब अडियर होगा तो ये रिएक्शन को, फर्दर रिएक्शन को क्या कर देगा? फर्दर रिएक्शन को स्टॉप कर देगा। इस चीज को समझो, फर्दर रिएक्शन को स्टॉप कर देगा। और ये प्रोटेक्टिव लेयर जो होगा वो किसका होगा? Pb होगा, क्योंकि लोअर ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल होगा। इसलिए अगर मैं बोलना चाहूँ कि PbO और PbO2 में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, दिस इज अ +4, दिस इज अ +2 ऑफ Pb, देन दिस वन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू Pb+4। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, काफी इजी कंसेप्ट है और काफी ज्यादा सिंपल और साधारण कंसेप्ट है। ठीक है, तो जो कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बच्चों, वो कंसेप्ट आप लोगों को काफी इजी पढ़ने वाला है, तो आप कंसेप्ट वाइज जाइए। ठीक है, अगला रिएक्शन विद X2 मतलब हेलोजन के साथ रिएक्शन। अब जब भी देखो E प्लस X2 के साथ जब भी रिएक्शन करेगा, एक तो टेट्रा हैलाइड बनाएगा, एक आपका बनाएगा डाई हैलाइड। ठीक है, अब मैं दो चीजें बता दिया मैंने, एक बनाएगा टेट्रा हैलाइड, एक बनाएगा डाई हैलाइड। अब मैं आपको एक एक करके इसके बारे में समझाता हूँ, ध्यान से समझना बच्चों, काफी इजी है। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों को इतना सब कुछ याद रखना पड़ेगा, ये सब याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर आप लोग स्कूल आते हो एज अ रिविजन पर्पस, ठीक है, तो ये सब मैं याद करा दूंगा। ये सबके सारे क्वेश्चन सारे के सारे आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दुनिया की सबसे इजी की केमिस्ट्री लगेगी जब मैं आपको रिवीजन के टाइम इसको याद कराऊंगा। ठीक है, ये आपको तुरंत ऐसे चुटकी बजाते ही याद हो जाएगा। एक एक रिएक्शन आपके माइंड में सेट करने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, बस आप लोग नोट्स तैयार रखो। ठीक है, E+4, अब देखो E+2 किसके अंदर होगा? EX4 के अंदर ये होगा, EX2 के अंदर ये होगा। अब मैं अकॉर्डिंग टू फजान रूल लगाऊं। फजान रूल क्या होता है कि चार्ज बढ़ेगा, चार्ज ऑफ कैटायन बढ़ेगा, चार्ज ऑफ कैटायन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर मतलब पोलराइजेशन पावर बढ़ेगा, पोलराइजेशन पावर बढ़ेगा, और पोलराइजेशन पावर बढ़ेगा मतलब सिग्मा बढ़ेगा, और पोलराइजेशन पावर बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, और आयोनिक कैरेक्टर आपका घटेगा। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि दोनों में से देखो EX2 EX4 आपका क्या होगा? कोवेलेंट इन नेचर, कोवेलेंट इन नेचर होगा, ये चीजें आप समझते हो। और EX2 आपका क्या होगा? आयोनिक इन नेचर। ठीक है, जनरली आपके समझना यहाँ पर यहाँ पर जनरली आपका देखो PbF4 और SnF4 ये दोनों आपके आयोनिक कैरेक्टर के होंगे, ये दोनों आपके आयोनिक कैरेक्टर के होंगे। दिस इज अ एक्सेप्शन फॉर टेट्राहैलाइड, एक्सेप्शन फॉर टेट्राहैलाइड। अब देखो जो E होगा, E के साथ 4 बॉन्ड ऐसे बने होंगे, तो आप बोल सकते हो दिस इज अ व्हाट? sp3 हाइब्रिडाइज। ये आपका क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज होगा। आप समझ सकते हो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर क्या कैलकुलेट करोगे तो नंबर ऑफ लोन पेयर विल बी 0 एंड नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर विल बी 4। तो Lp प्लस Bp आपका कितना आ जाएगा बच्चों? 4 आ जाएगा। 4 का मतलब स्टेरिक नंबर 4। स्टेरिक नंबर 4 किसके लिए होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए। ठीक है, और आयोनिक कंपाउंड का तो हम कभी भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालते। हाइब्रिडाइजेशन हम हमेशा किसका निकालेंगे? कोवेलेंट कंपाउंड का। ठीक है, अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है बच्चों, काफी सुंदर और काफी अच्छा और काफी स्मार्ट सा एक क्वेश्चन बनेगा बच्चों, जो कि आप लोगों को तंग करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जो कि आप लोगों को क्या करेगा बच्चों? तंग करने की कोशिश करेगा। तो उसको समझेंगे हम, उसको हम लोग समझेंगे इजीली। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन आपका बना है यहां पर, PbI4 डजंट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों बच्चा? क्यों बच्चा ऐसा क्यों हुआ? PbI4 डजंट एग्जिस्ट। क्यों बच्चा ऐसा क्यों हुआ? अब देखो सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। आपको याद है कार्बन की टेट्रावैलेंसी मैंने प्रूफ की थी, पहले बॉन्ड फॉर्म होगा, उसके बाद आपका जो एनर्जी रिलीज होगा, जो एनर्जी रिलीज होगा बॉन्ड फॉर्म होने के बाद, वही आपका किस में पार्टिसिपेट करेगा बच्चों? वही आपका मतलब Pb के 2s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को मतलब कि क्या करेगा? रिलीज करेगा। ठीक है,
तो यहां पर समझो फर्स्ट क्या होगा बच्चों, 2 pb बॉन्ड बनेगा, 2 pb बॉन्ड आर फॉर्म्ड, पहले 2 pb बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है। अब 2 pb बॉन्ड बनने की वजह से इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, ये आपके इलेक्ट्रॉन को, ये आपके s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करने के काम आएगा, s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर करने के काम आएगा, तभी तो टेट्रावैलेंसी शो करेगा। टेट्रावैलेंसी का मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर, टेट्रावैलेंसी शो करेगा, क्या शो करेगा, टेट्रावैलेंसी, तभी आपका शो करेगा अनपेयर इलेक्ट्रॉन को, s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को, s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो आपके पेयर्ड होंगे उसको अनपेयर करने के काम आएगा। जैसे अनपेयर करने के काम आएगा तभी आपका टेट्रावैलेंस शो करेगा। लेकिन जो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी उससे जो आपकी एनर्जी रिलीज होगी, ये आपका सफिशिएंट नहीं होगा। ये आपका क्या नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर जो एनर्जी आपकी इवॉल्व होगी, दिस एनर्जी नॉट अ सफिशिएंट एनर्जी, ये आपका सफिशिएंट एनर्जी नहीं होगी, सफिशिएंट एनर्जी नहीं होगी। जब भी आपकी सफिशिएंट एनर्जी नहीं होगी तो इट कांट एक्साइट s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट नहीं कर पाएगा। और अगर ये s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर pbi4 बनने के चांसेस नहीं होंगे। तो इस चीज को काफी इजीली आप लोग वो एलिब्रेट कर सकते हैं। मैंने आपको कार्बन में यही कंसेप्ट बताया था, कार्बन की जो आपका कार्बन में जो बॉन्डिंग होती है वो किस लिए होती है, क्यों होती है, यही मैंने कंसेप्ट आपको बताया था, वही कंसेप्ट यहाँ पर स्टेप करना है। सेकंड थिंग इसका मैं एक और एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, ठीक है। ये जो एक्सप्लेनेशन दिया बच्चों मैंने वो आपके जेडीली से है, ये आपका किससे, जेडीली से। तो ये जेई वालों के लिए काफी अच्छा है, नीट वालों के लिए ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर मिल भी गया तो आपको यही वाला टिक करना है पहले, उसके बाद ही आपको टिक करना है अदर। अब पीबी, इसके लिए बोल सकते हैं कि pb+2 आपका स्टेबल होता है pb+4 से, तो हमेशा pbi2 तो बनाएगा, pbi2 बनाएगा, ना कि pbf4 बनाएगा, ना कि pbi4 बनाएगा, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये भी मैंने बताया था। pb यहाँ पर +4 होगा, वो तुरंत आपका किस में कन्वर्ट होगा, pb+2 में, 2 इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके। तो ये आपका अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से भी ऐसा होता है। ये भी आपको दिया गया होगा कहीं ना कहीं किसी ना किसी बुक में, जो कि आपका गलत एक्सप्लेनेशन है। अगर ये देखा जाए तो एक तरीके से गलत है, ये वाला एक्सप्लेनेशन ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू दिस एक्सप्लेनेशन। और इनर्ट पेयर वाला तो बच्चों आपका एक कंक्लूजन है। देखो ये दोनों आपका कंक्लूजन है इनका, ये आपका सबसे करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आपको कई बार पढ़ाया जाएगा कि सीधा आपको बता दिया जाएगा ऐसा ऐसा है, लेकिन ऐसा ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है तो ऐसा इन दोनों का काम आता है, नहीं तो डायरेक्टली नहीं आ सकता बच्चों, ऐसा सोचना भी नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं इसके हाइड्रोलाइसिस नेचर, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस नेचर मतलब CH4 का रिएक्शन अगर मैं H2O के साथ कराऊंगा तो सेंट्रल एटम क्या है बच्चों, डज नॉट कंटेन वैकेंट d ऑर्बिटल, तो ये आपका हाइड्रोलाइसिस भी नहीं होगा, ठीक है, नो रिएक्शन, तो ये आपका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, नो हाइड्रोलाइसिस विल अकर, यहां पर हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। ये चीजों को ध्यान रखो। अगर मैं SiX4 की बात करूं तो SiX4 में ऐसे बना लेता हूं। अब आप जान रहे हो कि Si के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होगा, तो H2O एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, इसके अंदर अटैक मारेगा, इसके अंदर अटैक मारेगा, तो यहां से सारे HX बाहर निकाल देगा और यहां पर आपका OH बना देगा, इसको हम क्या बोलेंगे, SiOH4, और इसका नाम होगा सिलिक एसिड। क्या होगा, सिलिक एसिड। ये कंसेप्ट था आपका मेनली। इस कंसेप्ट को आपको 2 से 3 बार देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। वैसे भी मैं 1-2 दिन बाद पूरे हाइड्रोलाइसिस पे कंबाइंड लेक्चर बनाने वाला हूँ, जिससे आपको और भी अच्छे से ये सारी चीजें एक्सप्लेन हो जाएगी, ठीक है।
तो इस चीज़ों को ध्यान से समझना है आप लोगों को। अभी मैं एक और इसमें है, अब देखो पी ब्लॉक कंपाउंड वाले जो एलिमेंट होंगे वो हमेशा क्या होंगे बच्चों आपके, समझना, पी ब्लॉक कंपाउंड वाले जो एलिमेंट होंगे वो हमेशा क्या होंगे बच्चों, वो हमेशा आपके एनोमलस बिहेवियर शो करेंगे। देखो क्या होता है एक्चुअली, जो आपके देखो कार्बन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और पीबी, तो ये जो कंपाउंड होगा वो हमेशा एनोमलस बिहेवियर को शो करेगा, एनोमलस बिहेवियर को शो करेगा। अब ये क्यों शो करेगा ध्यान से समझना, नीचे वाले नहीं करेंगे। जैसे नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन करेगा, ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन करेगा, क्योंकि इन सबसे थोड़ी बहुत इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वेरी कर जाती है। प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, वेरी होती है, प्रॉपर्टी अलग होती है। मतलब प्रॉपर्टी में इसमें क्या होता है बच्चों, वेराइटी होती है, इसकी प्रॉपर्टी आपकी वैरायटी वाली होती है, मतलब अलग प्रॉपर्टी होती है। अलग प्रॉपर्टी होने की वजह से ये आपका एनोमलस बिहेवियर शो करेगा। तो क्या ऐसे रीजन है, सबसे पहला स्मॉल साइज और एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन कार्बन में आपका वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो इस वजह से एक तो आपका एनोमलस बिहेवियर को शो करेगा। सेकंड थिंग ये है कि देखो इसी वजह से कार्बन आपका मैक्सिमम कोवेलेंसी, कार्बन शो मैक्सिमम कोवेलेंसी इक्वल टू +4, but other elements show +6 कोवेलेंसी। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूं SiF6 2- GeOH 6 2-, देखो यहां पर 6 आ रहा है, तो ये कितनी कोवेलेंसी शो कर सकते हैं बच्चों, 6 कोवेलेंसी तक आपका शो कर सकते हैं। और इसी के छोटे साइज होने की वजह से, कौन से साइज होने की वजह से बच्चों, छोटे साइज होने की वजह से क्या होगा बच्चों, समझना बात को। अगर मैंने इसका छोटा साइज कर दिया, क्या कौन सा साइज कर दिया बच्चों, छोटा साइज। जैसे ही मैंने इसका छोटा साइज किया है तो बात को ध्यान से समझना, जैसे ही मैंने इसका छोटा साइज किया है तो कार्बन के ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ कार्बन के स्मॉल साइज होने की वजह से इट हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्डिंग की टेंडेंसी रखेगा। जैसे कार्बन आपका कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में भी होगा, ट्रिपल बॉन्ड में भी होगा, नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड में होगा। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब एक से ज्यादा बॉन्ड, सिंपल बोल सकते हैं। कार्बन आपका ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बनाएगा, कार्बन आपका डबल बॉन्ड सल्फर बनाएगा। इस तरीके से आपके मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखेगा। क्यों रखेगा, क्योंकि इसका साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, अगर मैं बोलना चाहूँ यहाँ पर 4, ये कैटिनेशन पावर। अब बात मैं बताता हूँ कैटिनेशन पावर क्या होता है, समझना बच्चों। यहाँ पर एबिलिटी टू सेल्फ लिंकेज, मतलब सेल्फ लिंकेज होने की एबिलिटी होती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कैटिनेशन पावर। मतलब जब ये अपने आप से सेल्फ लिंकेज करने की सबसे ज्यादा टेंडेंसी रखेगा, मतलब सेल्फ लिंकेज होने की टेंडेंसी आपकी क्या होती है, कैटिनेशन पावर। अब ध्यान रखना, पूरे पीरियोडिक टेबल में जो अदर एलिमेंट होते हैं, दूसरे जो एलिमेंट होते हैं, वो कार्बन से कहीं ज्यादा, कार्बन को छोड़ के जो सारे एलिमेंट होते हैं वो उतने आपके कंपाउंड फॉर्म नहीं करते जितने एक अकेला कार्बन बनाता है। और अकेला कार्बन बनाने की वजह से आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ रही है। सेल्फ लिंकेज टेंडेंसी इसमें सबसे ज्यादा होती है। सो कैटिनेशन पावर सबसे ज्यादा किसकी होगी, कार्बन की। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ लेते, आप लोगों को इसको मगअप करना चाहिए। ये काफी अच्छा क्वेश्चन पूछता है, और अगर घुमा के पूछेगा तो आप लोगों के एग्जाम में काफी दिक्कत आने वाली है बच्चों। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस तरीके से आपके 1-2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में, एलोट्रॉप्स के बारे में। ठीक है, तो इस चीज़ों को आप लोग समझ जाओगे। आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो
तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। और एक्चुअली स्कूल में रिवीजन चल रहा है बच्चों, तो आप लोग है ना रिवीजन के लिए आओगे तो आपको मैं पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टिप्स पर ला दूंगा, याद करवा दूंगा। पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिस करवा के मैं आपको याद करवा दूंगा। तो सो दैट्स वाई ज़्यादा बेनिफिशियल कब होगा, जब आपको स्कूल आओगे मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो देखिए ये अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी की केमिस्ट्री है जो आपको सबसे ज़्यादा रीड करने वाला टॉपिक है, सबसे ज़्यादा रीड करने वाला मैक्सिमम। अगर आप डेली टू डेली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रीड कर रहे हो तो आप लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे बन सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप डेली टू डेली इसको रीड नहीं कर रहे हो, सोच रहे हो कि बाद में रीड करके मैं इसको कर लूँगा कवर, दैट इज इम्पॉसिबल। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको डेली रीड करना चाहिए, और खासतौर से 11th में तो 11th से ही आपको रीड करना स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। हमेशा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रीड करते रहोगे तो आपको मार्क्स अच्छे आएंगे। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।